दुनिया का सुपर पावर देश कौन? एक साधारण आदमी को भी जवाब मिल जाता है, अमेरिका। दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश कौन? कई लोगों को 50% लोगों को मालूम नहीं, लेकिन बता देता हूँ, चाइना। यहाँ पर पावरफुलनेस यानी शक्ति का मूल्यांकन 3 चीजों से होता है। एक होती है मिलिट्री, दूसरा होता है इकोनॉमी, और तीसरी होती है, वो मैं आगे बात करूंगा तीसरी क्या चीज होती है। तीसरी होती है दुनिया पर प्रभुत्व, जैसे कि अमेरिका का है, दुनिया पर प्रभुत्व है दोस्तों। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ चाइना पर, कि 40 साल में कैसे चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और कैसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बना, उसकी बात करेंगे। तो थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सबसे पहली चीज, चाइना ने अगर इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल किया तो उसके पीछे थी गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसमें सबसे पहली चीज आती है मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब चाइना ने जिस वक्त ये सोचा था कि हमें दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है और दुनिया में सुई से लेकर प्लेन तक हर चीज हमारे देश में बने, और उसके कारण फैक्ट्रियों में, कंपनियों में नौजवानों को नौकरियां मिली। और जब किसी एक देश में दुनिया की सारी चीजें बनती है, लगभग मानो कि 65% चीजें चाइना में बन रही है, और उसकी शुरुआत डेन जाओपिंग ने की थी। मतलब आधुनिक चाइना के फादर डेन जाओपिंग थे। तो उस वक्त उन्होंने पॉलिसीज अपनाई जिसके तहत उनको तय करना था कि हमें दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर भी बनना है और मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस भी बनना है। लेकिन अब चाइना आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। डेवलप देश तो है ही, लेकिन अब चाइना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बनने जा रहा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग का उनका धंधा था, वो अब दक्षिण एशिया, मतलब भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, उन सभी देशों में डंप कर रहा है। और आज भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार है और काम कर रहा है। लेकिन बात करें अगर भारत चाइना की इकोनॉमी की तुलना की, तो 1990 के दशक में अगर देखें तो भारत और चीन की इकोनॉमी लगभग एक समान थी। लेकिन 40 साल में चाइना ने ऐसा क्या किया जिसके कारण चाइना आज अमेरिका को भी आने वाले 10 सालों में अमेरिकन इकोनॉमी को भी टेक ओवर कर लेगा और दुनिया का सुपर पावर देश बन जाएगा। जिसमें मैंने सुपर पावर के मामले में 3 चीजें बताई, एक मिलिट्री, दूसरी इकोनॉमी और तीसरी दुनिया पर प्रभुत्व। ये 3 चीजें, और इन 3 चीजों में जब कोई देश आगे बढ़ता है तो वो सुपर पावर कहलाता है। तो आइए अब जानते हैं कि सिर्फ 40 साल में चीन कैसे दुनिया का ताकतवर देश बना। 40 साल में ऐसा क्या क्या उन्होंने किया, ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिसके कारण आज चाइना इस मुकाम पर है। तो चीन में माओ से तुंग
नाम का एक नेता था। उसके बाद वहां आर्थिक क्रांति का श्रेय डेन जाओपिंग को जाता है, जिसका मैंने नाम आगे लिया। कि चीन में एक माओ त्से-तुंग, जिसको माओ जेडोंग भी कहा जाता है, और दूसरा आया डेन जाओपिंग। तो माओ त्से-तुंग, वैसे चाइना और भारत, जब चाइना का गठन हुआ उससे पहले भारत आजाद हो चुका था और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। तो फिर जब उनके जो माओ जेडोंग थे, माओ त्से-तुंग उनका नाम है, वो शोषण कर रहा था और कल्चरल रिवॉल्यूशन उस चीज़ों में उलझा हुआ था। लेकिन जो डेन जाओपिंग आया, उसने सिर्फ और सिर्फ आर्थिक पॉलिसीज पर फोकस किया और उसने आर्थिक सुपर पावर बनने के लिए चाइना में बीज बो दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ भारत में 2014 में, उससे पहले मनमोहन सिंह आए थे और वो एक अर्थशास्त्री व्यक्ति था और उसने भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन जब 2014 आया और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो सिर्फ डेवलपमेंट बातों का नहीं रहा, एक आंदोलन बन गया, जन आंदोलन बन गया डेवलपमेंट। तो बात करें चीन की, तो जो माओ त्से-तुंग की बात करें तो उसके बाद माओ जेडोंग के बाद डेंग जाओपिंग आए और उनको श्रेय दिया जाता है चाइना की इकोनॉमी को पावरफुल बनाने का श्रेय डेंग जाओपिंग को जाता है। तो शुरू करते हैं 1978 से। तो जाओपिंग ने 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी, उसके 2018 में 40 साल हो गए हैं। 1978 और 2018 तक 40 साल हो चुके थे। उन्होंने जो डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो बीज बोए थे 1978 में, वो बीज वट वृक्ष बनकर 2018 में सामने आए और 40 साल के बाद चाइना की जो इकोनॉमी थी, वो जापान जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमी को, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमी को, उनकी जो ग्रुप है पूरा का पूरा, उसमें शामिल हो गया और जापान को भी पीछे किया, जर्मनी को भी पीछे किया, इंग्लैंड सबको पीछे करते हुए अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा। और उस वक्त 2018 में मैं न्यूज़ पढ़ता था उस वक्त, तो उस वक्त उनके राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग वो अब दुनिया की दूसरी सबसे आर्थिक सुपर पावर तो बन चुके थे। मतलब पैसे तो थे ही उनके पास, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, वो जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा होता है, उनकी जो इकोनॉमी होती है वो उतनी ही पावरफुल होती है। जिसमें चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो जब 2018 आया, 40 साल पूरे हुए और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी चाइना, तो अब शी जिनपिंग ने पॉलिसीज अपनाना शुरू किया दुनिया पर प्रभुत्व जमाने के लिए, जिसमें उन्होंने डेब्ट ट्रैप्ड डिप्लोमेसी अपनाई, जिसके तहत वो दुनिया के जो गरीब देश है उनको डेवलप करने के लिए चाइना लोन दे रहा था। और जब कोई देश, जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा, जब कोई देश वो लोन नहीं चुका पाता है, तो उनकी कुछ ज़मीन
चाइना के हस्तक हो जाती है। इस तरह की दुनिया पर प्रभुत्व जमाने के लिए शी जिनपिंग ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं। अब उनके पास पैसे तो आ गए और इतने पैसे हैं कि अब उनको भी पता नहीं है कि ये पैसे लगाए कहाँ हम, क्योंकि तिजोरियां भर चुकी है चाइना की। और उनका जो चलन है, चाइनीज चलन है जो, वो उसका डिवैल्यूएशन मतलब जैसे कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले आज की बात करें तो 81 रुपीस इक्वल टू $1 हो चुका है। लेकिन चाइना का जो चलन है, मनी है, वो शायद मेरे ख्याल से, कोई ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 6 चाइनीज जो येन आता है या क्या आता है मुझे पता, लेकिन जो चाइनीज नोट है वो 6 रुपये, मान लो आप हमारे रुपये के मामले में बात करें तो 6 रुपये इक्वल टू $1, यानी उनका जो मनी है वो डिवैल्यूएशन नहीं हुआ है उसका, जिसके कारण आने वाले समय में डॉलर की जगह उनकी जो चलन है वो भी जगह ले सकता है। तो 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत हुई उसके 2018 में 40 साल हो चुके। तो डेंग जाओपिंग इसे चीन की दूसरी क्रांति कहते थे, जबकि उससे पहले माओ जेडोंग थे। वो कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आए थे और उन सभी चीज़ों में उलझे हुए थे। वो भी एक रिवोल्यूशन मतलब एक क्रांति थी, लेकिन डेंग जाओपिंग इसे चीन की दूसरी क्रांति कहते हैं, जिसके तहत चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक सुपर पावर बना। तो ये जो आर्थिक सुधार हुए डेंग जाओपिंग के आने के बाद, 1978 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए, उसके बाद ही चीन ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत दस्तक दी। दोस्तों, इस आर्थिक जो रिवॉल्यूशन हुआ, पॉलिसी चेंज हुई, और जब वो ये सुधार आए 1978 से लेकर 2018 तक और आज तक जो सुधार आए, उसके बाद ही चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से दस्तक दी। जिसमें अब अगर मजबूती की बात करें, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो अमेरिका के बाद चाइना की इकोनॉमी सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, मजबूत इकोनॉमी है। दूसरी चीज़ ये कि चाइना और अमेरिका दोनों दुनिया पर प्रभुत्व जमाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसमें ट्रेड वॉर चल रहा है। एक दूसरों पर टैरिफ लगा रहे थे जब 2019 में ट्रंप थे तब, और ये सब कुछ सिलसिला चल रहा है, जिसमें अफ्रीका के कई देश, उनको चाइना ने लोन दिया उन देशों को डेवलप करने के लिए, क्योंकि अब चाइना के पास पैसे बहुत है, उनके देश में तो कहाँ पर लगाए ये भी पता नहीं है। तो उन्होंने फिर दुनिया के जो जो पिछड़े हुए देश हैं उनको लोन देना शुरू किया, सरकारों को, कंपनियों को, और उनकी कंपनियां, चाइनीज कंपनियां उन देशों में जाती है जिसमें डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। फिर उनकी कंपनियां रोड बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, शहरी विकसित करती है और इन्वेस्टमेंट करती है वहाँ पर चाइनीज कंपनियां, और उनको पैसे भी देते हैं सरकार को कि आप इस तरह पैसे लगाए, ऐसे लगाए। इस तरह चाइना पैसे देकर दुनिया पर अपना प्रभुत्व अमेरिका की तरह कायम करना चाहता है शी जिनपिंग के नेतृत्व में। और उन्होंने कई देशों को भिखारी भी बनाया है, जिसमें पाकिस्तान
सी पैक नाम का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक का मतलब होता है, जिसके तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात रखी गई थी, जिसमें चाइना का जो ऊपरी इलाका है, यूक्रेन के शायद बॉर्डर लगती है वहाँ पर, उस राज्य का नाम क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ से लेकर पाकिस्तान का वो बंदर है वहाँ पर, हमारे कच्छ के बगल में ही, उस बंदर का नाम क्या है? बंदर मतलब वो बंदर नहीं, जंगलों में जो झाड़ पर कूद के मारते हैं वो बंदर नहीं, बंदरगाह गाह की मैं बात कर रहा हूँ, पोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को चाइना ने लोन दिया है, और उस लोन की जाल में कई देश फंस चुके हैं, जिसमें श्रीलंका भी फंस चुका था, दिवालिया हो गया पूरा का पूरा देश का। और चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे दिए थे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि इन टर्म्स एंड कंडीशन पर हम आपको लोन दे रहे हैं, और इस तरह की आपकी गाइडलाइन है जिसको आप फॉलो नहीं करोगे तो हम आपकी ये किसी भी प्रकार की कोई भी ज़मीन हमारे कब्ज़े में आएंगी। अब जब उनके कब्ज़े में आती है तो फिर चाइनीज़ कंपनियां वहाँ पर बिजनेस भी करती है, और चाइना की जो मिलिट्री है उसका भी प्रेजेंस वहाँ पर रहता है, जिसके तहत जितनी दुनिया में ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस होगी किसी भी देश की, जैसे कि अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस, मिलिट्री उपलब्धता पूरी दुनिया में उनकी नेटवर्क फैला हुआ है, जिसके तहत वो दुनिया के किसी भी देश को काउंटर कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। इस तरह चाइना भी दुनिया पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि एक, मिलिट्री में दम हो, मिलिट्री जिस देश की सुपर पावरफुल हो, एक ये। दूसरी चीज़ बताई, जिसके पास पैसे है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पैसे इतने हैं कि पूरी दुनिया की भूख मिटा सके, इतने पैसे हैं। तीसरी चीज़ बताई, दुनिया पर प्रभुत्व। तो इन तीनों चीज़ों में से चाइना के पास मिलिट्री भी पावरफुल है, पीपल लिबरेशन आर्मी। दूसरी चीज़ इकोनॉमी, वो भी पावरफुल है। लेकिन तीसरी चीज़, उस पर काम कर रहा है चाइना शी जिनपिंग के नेतृत्व में। तीसरी चीज़ वो थी कि दुनिया में किसी एक देश का प्रभुत्व, और वो प्रभुत्व बनाने के लिए मिलिट्री का उपयोग कर रहा है, अपने पैसों का उपयोग कर रहा है, और पैसों को पानी की तरह बहा रहा है इस दिशा में। दुनिया में प्रभुत्व जमाने के लिए दुनिया के गरीब देशों को लोन देता है, फिर जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो उनकी ज़मीन उस देश में अपनी मिलिट्री भेजता है और अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाता है, ताकि दुनिया के किसी भी देश को काउंटर कर सके, जैसे कि श्रीलंका में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इस तरह दुनिया में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाकर दुनिया पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश में ये देश है चाइना, जिसमें भारत में तो सिर्फ बातें होती है कि चाइना से कम्पीट करो, चाइना से कम्पीट करो, लेकिन वो देश बहुत आगे है दोस्तों। लेकिन भारत ने भी ग्रोथ हासिल करके दुनिया की 6ठी इकोनॉमी से दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई है। लेकिन गैप में अब आपको बताता हूँ कि भारत की इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन की है, चाइना की इकोनॉमी लगभग $16.5 ट्रिलियन की है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी लगभग 24 से 25 ट्रिलियन की है। आप सोचो, कहाँ $4 ट्रिलियन और कहाँ $16 ट्रिलियन, यानी 4 गुना ज़्यादा उनकी इकोनॉमी है। और वो ग्रोथ हासिल करना भारत के लिए
बहुत बड़ा समय कंजप्शन कर सकता है। लेकिन उन्होंने तो 1978 में शुरुआत कर दी थी, जबकि हमारे यहाँ भारत में उस वक्त वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था और बन चुका था। लेकिन भारत में उस वक्त जब तक कांग्रेस इकोनॉमी हमने नहीं खोली, मनमोहन सिंह आए और फिर उन्होंने इकोनॉमी खोली पूरी दुनिया के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उससे पहले हमारे यहाँ एक सुई बनाने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। जबकि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था उस वक्त, और ये हमारा दुर्भाग्य रहा, जिसके कारण लाइसेंस गवर्नमेंट के कारण भारत भी उस वक्त अगर चाहता तो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। लेकिन हमारे सौभाग्य में ऐसा नहीं रहा। अब हम उनसे कम्पीट करने के लिए उलट पुलट छलांगे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं डेवलपमेंट की। लेकिन अगर उस वक्त ऐसा हुआ होता तो आज भारत भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। जो हुआ वो हो चुका है। जैसे कि हम ऐसी भी उम्मीद करते थे कि अगर सरदार पटेल हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश कुछ और होता। लेकिन बात करें चाइना की, तो उनको 1978 में जिस आर्थिक क्रांति की शुरुआत की, उसके 2018 में 40 साल हुए, और 40 साल में ही इस देश ने इतना ग्रोथ हासिल किया है। और डेन जाओपिंग इसे चीन की दूसरी क्रांति कहते हैं। लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे 40 साल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक सुपर पावर बना, जिसमें आज से 45 साल पहले चाइना कुछ नहीं था दोस्तों। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चाइना इस मुकाम पर पहुंच सकता है। तो ये जो आर्थिक सुधार हुए 1978 से लेकर आज तक, जो ये आर्थिक सुधार हुए, उसके बाद ही चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक सुपर पावर है उसमें दस्तक ही नहीं दी, मजबूती से दस्तक दी दोस्तों। आज की तारीख, आज का दिन अगर देखें, आज के दिन में चीन दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। और विदेशी मुद्रा भंडार की मैंने आगे बात रखी कि जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होता है उतना ही देश पावरफुल होता है, और जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है वो देश आर्थिक दृष्टि से अंदर से खोखला होता है। तो चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार 3.12 खरब डॉलर है। उनके पास उतना विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी किसी भी चीज को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए, और वो जब खत्म होता है तो फिर लोन लेना पड़ता है। और जितना हम दूसरे देशों में चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। और चाइना के मामले में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग हब था, तो अब चीज़ें दुनिया में जो मार्केट है पूरी की पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया में वो जो चाइना में चीज़ें बन रही है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगी और हुई। उसके कारण उनका विदेशी मुद्रा भंडार, तिजोरियां भर गई उनकी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी देश में कितनी चीजें बन रही है, कितना व्यवसाय हो रहा है। अब जीडीपी, जिसके मामले में चीन जीडीपी के आकार 11 खरब डॉलर की उनकी जीडीपी है दोस्तों। यानी उतना उत्पादन, उतने रुपयों का, उतने
चलन यानी उतना पैसा वो विदेश में माल एक्सपोर्ट करके उतने कमाते हैं। 11 खरब डॉलर उसके आकार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। जीडीपी के मामले में भी पहला देश है अमेरिका, जिसमें जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, मतलब उनके देश में जो विदेश से पैसे आते हैं उसे कहते हैं जीडीपी। जीडीपी कोई डेफिनेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन एक पता है कि जीडीपी क्या होती है। तो जैसे कि कोई कंपनी है, मानो कि 10-15 कंपनियां हैं हमारे देश में, और वो कोई चप्पल बनाती है, कोई कपड़े बनाती है, कोई कंप्यूटर बनाती है, कोई मोबाइल फ़ोन बनाती है, कोई गाड़ियाँ बनाती है। इस तरह 10-15 कंपनियां हैं, और दुनिया में कोई ऐसी कंपनी उनके सामने नहीं है जो उनके साथ compete कर सके और वो चीज़ें बना सके। अब क्या होता है कि जब 10-15 कंपनियां अपना माल बनाती है, तैयार करती है, तो पूरी दुनिया एक मार्केट है। और जब ये 15 कंपनियां जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और जितनी ज़्यादा देश से बाहर देश में तो बिकता ही है, और उसमें कोई जीएसटी लगता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब दुनिया के अन्य देशों में जब माल भेजा जाता है और वहाँ से जो पैसे आते हैं, और वो कितने पैसे आ रहे हैं, जैसे कि 11 खरब डॉलर, उसे कहते हैं जीडीपी। ये मैंने डिफाइन किया एक अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से कि 12 कंपनियां अपना माल दूसरे देशों में बेचती है और उससे देश में पैसे आते हैं, और उसके कारण जितना ज़्यादा वो ट्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा देश की कंपनियां विदेशों में माल बेचेंगी, उतना ही ज़्यादा देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। और जितने ज़्यादा कोई देश बाहर से चीज़ों को आयात करेगा और कुछ निर्यात नहीं करेगा, तो उसके पास न तो विदेशी मुद्रा भंडार होगा, न उनकी जीडीपी होगी। ये होता है दोस्तों। जैसे कि अमेरिकन कंपनीज, अब चीन के मामले में तो कोई चीज़ बेचते हैं वो लोग, लेकिन अमेरिकन कंपनी जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी ढेरों सारी कंपनियां हैं, अमेज़न, ये सारी की सारी कंपनियां सर्विस बेस्ड है। मतलब ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये सर्विस देते हैं, और वो पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड कंपनियां हैं। मतलब पूरी दुनिया में ये कंपनियां सर्विस देती है, जिसके कारण पूरी दुनिया से पैसे अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका का विदेशी मुद्रा भंडार भरा रहता है। उनका जीडीपी हमेशा ऊपर ही चलता रहता है, कभी नीचे नहीं देखता है ग्राफ उनका। तो इस तरह चाइना ने ऐसा नहीं किया कि कोई सर्विस बेस्ड कंपनियां बनाई, ऐसा नहीं किया। उन्होंने सेकंड स्टेज यानी चीज़ें बनाएंगे हम इन्वेंट करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारा एजुकेटेड यूथ चाहिए। लेकिन उस वक्त 1990 में कोई एजुकेटेड यूथ तो था नहीं चाइना के पास, एक्सपर्ट साइंटिस्ट ऐसा कोई ज़्यादा नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि हम सुनार तो नहीं बन सकते, लेकिन लोहार तो बन सकते हैं ना। हम सुनार तो नहीं बन सकते, लेकिन लोहार तो बन सकते हैं ना। तो उसी तरह चाइना ने किया कि हम लोहार बनेंगे और दुनिया की सारी चीज़ें बनाएंगे। हम बनाएंगे, इतना ही नहीं, अच्छी भी बनाएंगे और सस्ती भी बनाएंगे। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है भारत, और भारत ने, मानो कि मैं जब 2012 में मेरे ख्याल में ये आया कि चाइना की है, चलता है तो चांद तक वरना शाम तक। मतलब चाइना की प्रोडक्ट के लिए एक कहावत है कि चाइना की प्रोडक्ट अगर चलती है तो चांद तक चलती है, लेकिन शाम तक भी नहीं चलती है।
इस तरह चाइना की प्रोडक्ट में क्वालिटी के मामले में बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी वो बिजनेस करके चले गए और आज इनोवेशन हब बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इस तरह मैंने समझा है कि जीडीपी क्या होता है, जिसमें अमेरिका की जो अमेज़न कंपनी है, हम जिसमें गूगल इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बेस्ड कंपनियां सारी की सारी, तो वहाँ वो लोग हमें सर्विस देते हैं और उसके ज़रिए वो हमसे पैसे कमाते हैं। इस तरह विदेशी मुद्रा भंडार उनका भरा रहता है। उनकी जीडीपी मतलब उनकी कंपनियां कितनी सर्विस दे रही और कितने विदेशी पैसे अपने देश में ला रही है, इसे कहते हैं जीडीपी। जिसमें अमेरिकन कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, मैंने नाम लिया वो सब सारी की सारी कंपनियां दुनिया के देशों में, दुनिया के देशों के आम नागरिक तक सर्विस देती है और उस नागरिक से डायरेक्ट पैसे लेती है कई कंपनियां, तो कई कंपनियां अलग तरीके से पैसे देती है। इस तरह उनका विदेशी मुद्रा भंडार भरा रहता है और उनकी जीडीपी बढ़ती है। तो 11 खरब डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ा देश है जीडीपी के मामले में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला तो अमेरिका है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी भारत में जो बातें हो रही है वही कि दुनिया से चीन में निवेश हो, पैसे इन्वेस्ट किए जाए कई चीज़ों पर। इसके लिए इसको दुनिया के देशों के निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें दुनिया के जो दिग्गज होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं किस देश में जाऊंगा तो मेरे बिजनेस में बेनिफिट होगा। जैसे कि मैं एक थोड़े नॉलेज पर आपको समझाता हूँ। आप दुबई में अगर बिजनेस करने जाते हो, वहाँ पर इनकम टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री इकोनॉमी है दुबई की। इस तरह हर देश निवेशक को, इन्वेस्टर को बेहतर से बेहतर सर्विस देना चाहता है। जैसे कि सिंगापुर, वहाँ पर फास्टेस्ट, सब कुछ फास्ट काम है। आप मतलब बिजनेस के मामले में इजी कर दिया है उन्होंने, सिंगापुर देश ने। इसी तरह चाइना ने भी एफडीआई को आकर्षित करने के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाए और बेनिफिट मिले, ऐसे ऐसे कदम उठाए और उसमें उन्होंने सफलता भी हासिल की। और दूसरी चीज़ कि जब विदेशी लोग देश में आते हैं और पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर उनकी इकोनॉमी, जीडीपी, विदेशी मुद्रा भंडार, सब कुछ इन टोटालिटी राउंड फिगर इकोनॉमी डेवलप होती है। और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देश में अन्य मामलों पर, राम मंदिर, मस्जिद मंदिर, उस मामलों में पड़े बिना दोस्तों, मैं तो कोई सरकार में क्या बोलूं, लेकिन 10 पास भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समझ के मुताबिक हमें इन मामलों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर पैसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आम साधारण आदमी की, साधारण पिछड़े हुए देश में आखिरी कक्षा के आदमी की जीवन धोरण, जीवन लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड सुधरे, इसके लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करो और सुविधाएं दो, जिसके कारण एक साधारण आदमी भी कमा सके। जिसमें आज मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जोरों शोरों पर तैयारी चल रही है और बन रहा है भारत, जिसमें कई सारी, ढेरों सारी जॉब्स क्रिएट होगी और एक साधारण 22 साल का लड़का भी पैसे कमाने लगेगा। और जब 22 साल के लड़के पैसे कमाने लगते हैं तो उनके पास नए विचार होते हैं,
जिसके कारण जब पैसे उनके पास होते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं नए नए स्टार्टअप में। और भारत में भी कई सारी कंपनियां अस्तित्व में आएंगी, कई सारे उद्यम भी अस्तित्व में आएंगे। तो मैंने बात की कि एफडीआई को आकर्षित करने के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है चाइना। तो डेन जाओपिंग ने जब आर्थिक सुधार को 1978 में शुरू किया, डेन जाओपिंग ने जब आर्थिक सुधार लाए 1978 में वो चार्ज पावर में आए चाइना में, और 1978 में शुरू किया था जब आर्थिक सुधार इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो चीन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा महज 1.8% था। 1978 में जब डेन जाओपिंग ने आर्थिक सुधार लाने की शुरुआत की थी, मतलब चाइना ने जब इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की शुरुआत की थी लक्ष्य तय करके, तब चीन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन का हिस्सा महज 1.8% था, जो 2017 में 18% हो गया। मतलब दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की, उसमें एक चीन जैसे देश की हिस्सेदारी 1978 में सिर्फ 1 थी हिस्सेदारी। मतलब जब हिस्सेदारी बढ़ती है तब ऐसा माना जाता है कि जब हिस्सेदारी किसी भी देश की ज़्यादा होती है, जैसे कि किसी देश की 50% हिस्सेदारी होती है दुनिया की इकोनॉमी में, तो फिर वो देश दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता है, सोना मोहर बन जाता है। तो इस तरह उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1978 में 1.8% थी, उसको बढ़ाकर 2017 में 18% हो गई उनकी हिस्सेदारी। मतलब दुनिया में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से 18% चीज़ें चाइना से आती है। अगर हम माइक्रोमैक्स जैसा हमारा स्वदेशी मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो माइक्रोचिप आती है ना, वो चाइना से। मतलब आप कितना भी प्रयत्न कर लो, चाइना की प्रोडक्ट से आप पीछा नहीं छुड़वा सकते। इस तरह की इनकी पॉलिसीज है, और इस तरह का उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फाउंडेशन रखा था, और ये फाउंडेशन इतना मजबूत था कि आज तक उसकी असर है और असर रहेगी। चाइना दोस्तों बनेगा सुपर पावर। तो ये मैंने हिस्सेदारी बताई जिसमें 18% की हिस्सेदारी है आज तक। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, आज तो होगी 20% हिस्सेदारी चाइना की होगी। यानी ये जो सारा का सारा माल आ रहा है ना आपके पास, उसमें से 20% चाइना से आ रहा है। सीमेंट, स्टील, एप्पल, खाने की पीने की चीज़ें, खिलौने, सब कुछ दोस्तों चाइना से आ रहा है 20%। यानी अगर आप 100 चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें से 20 चाइना की होगी, मेड इन चाइना होगी। क्वालिटी की बात छोड़ो दोस्तों, क्वालिटी हो ना हो। तो चीन अब न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अब ये एकदम एक पावर हाउस की तरह उभर रहा है चाइना। तो न केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि वो अपने अतीत की उस ताकत की ओर बढ़ रहा है जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा 30% के आसपास था। यानी अगर 15वीं और 16वीं शताब्दी की इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करें तो उस वक्त चाइना दुनिया का सुपर पावर था इकोनॉमी के मामले में, और दूसरा भारत था। उस वक्त अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, उन सारे का नामो निशान तक भी नहीं था। इतनी पावरफुल इकोनॉमी थी भारत और चाइना की दोस्तों।
तो चीन अब एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि इतना ही नहीं बल्कि वो अपने अतीत की यानी भूतकाल की ताकत की ओर बढ़ रहा है। जो भूतकाल में वो जो 15वीं 16वीं शताब्दी में जब दुनिया का सुपर पावर था, आर्थिक सुपर पावर, उस दिशा में बढ़ रहा है। और उस वक्त 15वीं और 16वीं शताब्दी में चाइना की वर्ल्ड इकोनॉमी में हिस्सेदारी 30% थी दोस्तों, बहुत है ये। उस वक्त इतनी हिस्सेदारी थी चाइना की। और चीन को अब हम जानने जा रहे हैं कि चीन ने कैसे 40 साल में इतना ग्रोथ हासिल किया, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो चीन को ताकतवर बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया जाता है। अब कोई भी दोस्तों इकोनॉमी या देश की अर्थव्यवस्था तभी विकसित होगी जब कोई देश में अच्छा नेतृत्व आएगा, सुशासन आएगा। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि हमें स्वराज्य मिला लेकिन सुराज्य नहीं मिला, यानी हमें स्वराज यानी आज़ादी तो मिली, शासन तो मिला, लेकिन सुशासन नहीं मिला, मतलब अच्छा शासन अब तक नहीं मिला। वो 2014 में उन्होंने कहा था और वो सच बात थी कि हमें सुराज्य तो मिला लेकिन क्या कहते हैं उसे, स्वराज तो मिला लेकिन सुराज्य नहीं मिला, यानी अपना राज तो मिला लेकिन अच्छा राज नहीं मिला। तो इस तरह का जब नेता अच्छा होता है, प्रोडक्टिव होता है, विजनरी होता है, दूरदर्शी सोच वाला होता है, तब वो देश प्रगति करता है। जो उनको चाइना को 1978 में मिल गया डेन जाओपिंग नाम का, लेकिन हमें 2014 में मिला नरेंद्र मोदी, जो दूरदर्शी नेता है दोस्तों और सुशासन देने वाला नेता है, देश की प्रगति के बारे में सोचने वाला नेता है। तो चीन को ताकतवर बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया जाता है। 3 नेताओं ने चीन को इतना ताकतवर बनाया। पहला है माओ से तुंग, जिनको माओ जेडोंग भी कहा जाता है। दूसरा है डेन जाओपिंग और तीसरा वर्तमान का नेता शी जिनपिंग। ये 3 नेताओं के नेतृत्व में चीन ने आज जो मैंने ये कुछ भी कथा सुनाई, ये मुकाम हासिल किया है इन 3 नेताओं के नेतृत्व में। तो जाओपिंग की आर्थिक क्रांति के 40 सालों के बाद एक बार फिर से चीन शी जिनपिंग जैसे मजबूत नेता की नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। जो जाओपिंग था, उन्होंने आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी 1978 में और उसके 40 साल हुए 2018 में। तो उसके बाद एक बार फिर से चीन शी जिनपिंग, जिनको हम सब पहचानते हैं, उनके नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में चीन आगे बढ़ रहा है दोस्तों। अब शी जिनपिंग चीन की अर्थव्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए शी जिनपिंग मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बनाना चाहते हैं। 2018 की बात कर रहा कि शी जिनपिंग का विजन है कि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बने। लेकिन अब इंडिया भी कंपटीशन में आया है और बेटर से बेटर एफडीआई को आकर्षित करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, स्मार्ट बना रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन धोलेरा हमारे गुजरात में बन रहा है, धोलेरा SIR। इस तरह के सरकार कदम उठा रही है। तो शी जिनपिंग की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को प्रभावी बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बनाना चाहते हैं। मतलब दुनिया की हर चीज चाइना में बनेगी। और अगर ऐसा होता है, आप सोचो ऐसा होता है, हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दोस्तों बहुत बारीकाई से, सटीकता से काम कर रहा है कि
इस मौके को हमें अब नहीं छोड़ना है, मैन्युफैक्चरिंग के मौके को, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ शायद 60 करोड़ युवा है, और जब कोई भर्ती पड़ती है एक पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें 10,000 पुलिस कांस्टेबल की ज़रूरत है, और 5-5, 10-10 लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, मतलब कितनी बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी को नाबूद करने के लिए सरकार ने अपनाई है मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया, जिसके तहत दुनिया से एफडीआई आएगा, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी और अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी, और भारत में जो यूथ है, युवा है, 60 करोड़ युवा, उनको जॉब मिलेंगी, मतलब जॉब का समाधान भी होगा और देश की इकोनॉमी भी डेवलप होगी। और जब भारत में चीज़ें बनेंगी तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा, यानी तिजोरियाँ भी भरेगी, और दूसरी चीज़ जीडीपी भी बढ़ेगा, मतलब सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। तो इस तरफ भारत भी कदम उठा रहा है, और चाइना तो आगे है ही भारत से ही मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। अब लोगों दोस्तों मानो एक मैं विज़न देना चाहता हूँ, किसी के पास दोस्तों ये यूट्यूब है तो किसी के पास भी वीडियो तो पहुँच सकता है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी अंधेरे में तीर मारता है और सटीकता से निशाने पर लग जाता है। इस तरह मैं अब तीर मारता हूँ कि हम अगर ऐसे विज़न के साथ काम करें जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के मामले में मोनोपोली क्रिएट करनी है देश में हमें इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सबसे पहले आती है क्वालिटी, परफेक्शन किसी भी चीज़ में। ओके, तो अगर क्वालिटी, सिस्टम, मजबूती, और तीसरी चीज़ इन्फ्लेशन जो आता है उसके मामले में सस्ती, मतलब अच्छी, मजबूत और सस्ती चीज़ें बनाए हम, जिसमें सुई से लेकर प्लेन और रॉकेट तक हर चीज़ भारत में बने। एक तो ये भारत में बने, इतनी छोटी सी बात से हमें फ़ायदा नहीं होगा, भारत में बने, और दूसरी चीज़ कि भारत की प्रोडक्ट, चाइना ने एक गलती की थी। क्या गलती की थी? क्वालिटी के मामले में हम सब कहते हैं कि चाइना की प्रोडक्ट है, चलेगी तो चांद तक, नहीं चलेगी तो शाम तक। ये एक बहुत बड़ी गलती की थी चाइना ने, और उसका बेनिफिट हमें सीखना है, ये सबक सीखना है। मैं आपको समझाता हूँ, सब्र रखो थोड़ी सी। देखो, चाइना ने अपनी इमेज खराब की प्रोडक्ट के मामले में, कि उनकी प्रोडक्ट या चाइनीज है। ये तो 200 रुपये में 200 मोबाइल मिलता था, वो कैमरा वाला, सोचो आप, जिसमें हम मूवी फूवी देख सकते हैं, वो चाइना से आता है। और बड़े बड़े इतने चौड़ाई और लंबाई और कद उसका बहुत बड़ा होता था। वो मोटरोला का फ़ोन आता है ना, ईंट जैसा, ऐसे ऐसे फ़ोन चाइना बना रहा था उस वक्त, जिसका स्पीकर दोस्तों इतना साउंड होता था कि 200 मीटर पर आदमी खड़ा होता है ना, उसको भी साफ सुनाई देता है। घोंघाट में भी उतने स्पीकर, उतना तेज होता था, लेकिन वो चलता था तो चांद तक, लेकिन शाम तक। उनकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं थी दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमें एक ऐसे विजन से काम लेना होगा कि हम सुई से लेकर रॉकेट तक हर चीज बनाएंगे। दूसरी चीज बनाएंगे, ये तो हम तय कर दिया। दूसरी चीज, हम सस्ती बनाएंगे। दुनिया की सबसे सस्ती चीज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होती है, ऐसा हमें करना है। तीसरी चीज, दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ये तीन चीज़ों पर अगर हम मेनली फोकस करें, भारत सरकार, जिसमें मजबूती, क्वालिटी और दूसरी चीज़ सस्ती, इन लक्ष्यांकों के साथ
अगर हम काम करते हैं तो हो सकता है कि पूरी दुनिया में भारत की प्रोडक्ट की मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। वैसे भी हम मैन्युफैक्चरिंग अब तो बनने जा रहे हैं, लेकिन ये करना होगा जो चाइना ने गलती की थी। अगर चाइना की प्रोडक्ट सस्ती तो थी, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं थी, मजबूती नहीं थी, जिसके कारण उनकी प्रोडक्ट चल नहीं पाई। अगर उनकी प्रोडक्ट में क्वालिटी होती और सस्ती होती, जितनी उन्होंने सस्ती बेची है उतनी, अगर 200 रुपये में फ़ोन मिलता था, वो जैसे कि जियो का हम यूज करते हैं फ़ोन, वो भी 1500 रुपये में मिलता है। तो उस तरह उन्होंने अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी और सस्ती चीज़ बेची होती तो आज कोई देश उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, प्रोडक्ट के मामले में इतनी हाई क्लास प्रोडक्ट, और पूरी दुनिया में मोनोपोली क्रिएट हो जाती। तो अब अगर हम कोई कंपनी है आपकी और आप तक ये वीडियो पहुंचा है, तो आपको सोचना होगा और इस 3 चीज़ों को पर फोकस करना है हमें, कि हमें पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है, और पूरी दुनिया में हमारी हर प्रोडक्ट की, जिसमें सुई से लेकर रॉकेट तक की हर चीज़ में मोनोपोली क्रिएट करनी है। मोनोपोली क्रिएट करनी। और अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाती और पूरी दुनिया की सुई भी भारत की होती और रॉकेट जैसी बड़ी चीज़ भी भारत की होती, और वो सस्ती भी होती है और टिकाऊ भी, मजबूत भी, क्वालिटी भी होती है, तो हम हमारी प्रोडक्ट की, भारतीय प्रोडक्ट की एक अलग पहचान बना सकते हैं। जैसे कि चाइना ने बनाई थी, एक पूरी पहचान बनाई थी कि चलता है तो चांद तक, वरना शाम तक। लेकिन हम इस गलती से सबक सीखकर पूरी दुनिया में हमारी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, भारतीय प्रोडक्ट बिक सकती है, और जीडीपी बढ़ सकता है, और विदेशी मुद्रा भंडार, हमारा भंडार, तिजोरियाँ फटने लगती है, इतना विदेशी मुद्रा भंडार आएगा। इस तरह से हमें काम करना होगा। शायद मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर फोकस करेगी। तो शी जिनपिंग ने मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बनाना चाहते हैं, इसलिए शी जिनपिंग डेंग झाओपिंग की नीतियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये शी जिनपिंग है ना, वो डेंग झाओपिंग की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहा है। लेकिन भारत की मैं बात कर रहा था, तो उसमें हमें उनकी कॉपी नहीं करनी है, हमें अपना रास्ता मॉडिफिकेशन करके बनाना है, खुद बनाना है। वो ये है कि 2 पहिए ग्रोथ की, एक पहिया मैन्युफैक्चरिंग, जिसके तहत हम भारत की हर युवा को नौकरी दे सके, ताकि बेरोजगारी का सवाल खत्म हो जाए। दूसरी चीज़ इनोवेशन एंड रिसर्च, उस पर पैसे लगाए। मैं ये जो 3 चीज़ें मैं आपको गिनाऊंगा, उस पर सिर्फ खर्चा करना है अगर इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है भारत को। तो पहला ये कि मैन्युफैक्चरिंग हब, ये एक पहिया है इकोनॉमी की गति का। दूसरा पहिया है इनोवेशन एंड रिसर्च। अगर इनोवेशन और रिसर्च होगा तो नए नए स्टार्टअप बनेंगे। जैसे कि बनी बनाई हुई चीज़, जैसे कि मोबाइल, स्मार्टफोन, ये तो एक बनी बनाई हुई चीज़ है, और उसको बनाना, मैन्युफैक्चर करना, ये तो एक सेकंड स्टेज की बात हुई। लेकिन कुछ नया क्रिएट करना, यानी इनोवेशन एंड रिसर्च, ये 2 पहिए। और महत्वपूर्ण पहिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंजन है गाड़ी का। ये 2 पहिए मैंने गिनाए। एक मैन्युफैक्चरिंग, जिसके जरिए हम रोजगार का सवाल खत्म कर देंगे। दूसरी बात रिसर्च एंड इनोवेशन, जो नई नई कंपनियों को जन्म देगा। वैसे तो अमेरिकन जो बिजनेस यूनिवर्सिटी होती है, उसमें सिखाया जाता है
कि रोजगार के लिए मत पढ़ो, रोजगार देने के लिए पढ़ो। अब रोजगार देने के लिए आदमी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करना होगा, ताकि वो कुछ नए गैजेट, नई चीज़ें इन्वेंट कर पाए और मार्केट में अपनी जगह बना सके। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पर खर्च करना होगा। और महत्वपूर्ण इंजन इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। जब हमारा रोड, रास्ते, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे सब कुछ नेटवर्क एकदम वर्ल्ड क्लास होगा तो स्पीड बढ़ेगी विकास की। और दूसरी चीज़ ये कि हम अगर एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पॉलिसी अपनाए और उस पर काम करें तो चाइना से हम कभी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मामला आता है स्केल एंड स्पीड का। तो जब हम स्केल अप करेंगे इनोवेशन एंड रिसर्च के थ्रू, हम स्केल अप करेंगे इकोनॉमी को, यानी बढ़ाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी स्केल हो, विस्तारित हो, विस्तृत हो। दूसरी चीज़ ये कि रोज़गार का मामला ख़त्म करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जिसके तहत एक 20-22 साल का लड़का भी पैसे कमाने लगेगा, हर महीने 15-20 हज़ार के पगार में। तो हर एक आदमी के पास पैसे आएंगे। अब 100-150 युवा मिलकर कुछ नए आइडिया पर रिसर्च करने में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे और मार्केट में रखेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार का सवाल खत्म हो जाता है। इनोवेशन एंड रिसर्च करते हैं तो फिर नई चीज़ें इन्वेंट होती है, जिसके कारण इकोनॉमी स्केल अप होती है, यानी विस्तृत होती है, जिसके कारण हम दुनिया हमारी कॉपी ही कर सकती है जब हम नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। तो इस तरह इकोनॉमी विस्तृत भी होगी। और दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सरकार का बहुत फोकस है, मैं देख रहा हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ों पर फोकस करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग का मामला आता है जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी, और तभी तो देश इकोनॉमिक पावरफुल बनता है ना। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के मामले में छोटी से बड़ी प्रोडक्ट पर जो चाइना ने गलती की थी, क्वालिटी, सबसे बड़ी गलती की थी क्वालिटी पर, तो हमें क्वालिटी भी रखनी है, जिसके लिए जापानी तौर तरीकों को अपनाना होगा, क्योंकि जापान क्वालिटी का किंग है दोस्तों। तो उसी तरह हम क्वालिटी पर भी फोकस करेंगे और सस्तापन पर भी खर्च करेंगे और फोकस करेंगे। तो इस तरह से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इकोनॉमी का। अब जिनपिंग तो डेन जाओपिंग की जो पॉलिसीज थी और उन्होंने जो फाउंडेशन रखी थी उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था को खोलना और आर्थिक सुधार जैसे कदम शामिल है। अर्थव्यवस्था को खोलना यानी पूरी दुनिया के लिए इकोनॉमी खुली होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया की मार्केट को हम टारगेट कर सकें। इसके लिए इकोनॉमी को खोलना और आर्थिक सुधार लाना, ऐसी चीज़ें और ऐसे कदम शामिल है जो जिनपिंग कर रहा है। तो चीन की आर्थिक सफलता का जो मॉडल है, आर्थिक सफलता, इकोनॉमिक पावरफुल बनने की सक्सेस का जो मॉडल है, और वहाँ जो कम्युनिस्ट राजनीति है, वहाँ पर कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन वह फिर भी राजा वही रहता है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी है और राजनीति वहाँ पर की राजाशाही वाली है, क्या कहते हैं, किंगशिप वाली। तो उसके बीच टकराव की भी स्थिति बनी, जो उनका आर्थिक सफलता का मॉडल और वहाँ की कम्युनिस्ट राजनीति के बीच टकराव भी हुए थे। मतलब चाइना कोई मूढ़ीवादी देश नहीं है, इसलिए ऐसा थोड़ा संघर्ष भी हुआ, ये एक प्रॉब्लम आया चाइना के साथ। लेकिन बात कर रहे हैं कि चाइना ने कैसे 40 साल में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। तो आखिर चीन की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल के लिए सरकारी योजनाओं और निजी उद्यमों के अलावा मुक्त बाजार में
किसको कितना श्रेय मिलना चाहिए, ये एक सवाल है दोस्तों कि आखिर चीन की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल के लिए सरकारी योजना और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसके अलावा मुक्त बाजार में किसको कितना श्रेय देना चाहिए, मिलना चाहिए। मतलब ये जो चीन की अर्थव्यवस्था में उछाल आया वो सरकारी योजना और निजी कंपनियों के द्वारा आया, लेकिन उसके अलावा मुक्त बाजार में किसको कितना श्रेय मिलना चाहिए। मुक्त बाजार की बात करें तो किसको श्रेय देना चाहिए। तो शी जिनपिंग के हाथों में चीन पूरी राजनीतिक शक्ति है। शी जिनपिंग के हाथों में चीन की पूरी राजनीतिक शक्ति है शी जिनपिंग के पास। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि यहाँ के नेता अर्थव्यवस्था को किस हद तक नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अब पूरी राजनीति मतलब पूरा का पूरा चाइना उनके हाथों में है शी जिनपिंग के। तो इसमें ये भी सवाल उठता है कि नेता, यहाँ के नेता चीन की अर्थव्यवस्था को किस हद तक नियंत्रण में रखना चाहते हैं, ये एक सवाल है दोस्तों। तो डेंग जाओपिंग उन्होंने ही चीन की अर्थव्यवस्था की कायापलट की थी। तो चीन के उभार की कहानी यानी उनके ग्रोथ की कहानी महज दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक देश के विकास की कहानी नहीं है। ये जो चीन ने सफलता हासिल की ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक देश के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से, एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो कम्युनिस्ट कंट्रीज अपनाती है, जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है अर्थव्यवस्था पर। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था से मुक्त और मार्केट अर्थव्यवस्था में तब्दीली की है। मतलब जो डेमोक्रेसी होती है वहां पर मूढ़ीवादी अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन जो कम्युनिस्ट सरकारें होती है, कम्युनिस्ट देश होते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिर्फ चाइना ही नहीं आगे बढ़ा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान भी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनी है दोस्तों। कई देश ऐसे हैं जो बने हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अब दूसरा विश्व युद्ध का जिक्र करना ये मायने इतना क्यों रखता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ा था, नुकसान उठाना पड़ा था। और अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ था, उन्होंने तो युद्ध में भी बिजनेस किया था, जिसके कारण आज अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो, प्रभुत्व हो, कोई भी हो। तो कहानी चाइना की सिर्फ एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था से मुक्त और मार्केट अर्थव्यवस्था में तब्दील करना, ये चाइना की हकीकत। जो एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी उसको मुक्त किया गया नियंत्रण से और मार्केट यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में तब्दील करने की कहानी है दोस्तों। दुनिया के कई देशों ने चीन में इस बदलाव को अपनाया। दुनिया के भी कई देशों ने चीन के इस बदलाव को अपनाया, लेकिन इसमें सिलसिलेवार तरीके से सफलता पाने के मामले में पोस्टर बॉय चीन ही बना। यार खुजली बहुत आती है, क्या करें। तो दुनिया के कई देशों ने चीन को के इस बदलाव को दोस्तों अपनाया, जिसमें रूस भी एक कम्युनिस्ट है, नॉर्थ कोरिया भी कम्युनिस्ट है, चाइना भी कम्युनिस्ट है। इस तरह चीन ने जो पॉलिसीज अपनाई कम्युनिस्ट होते हुए भी वो दुनिया के कई देश अपना रहे हैं। लेकिन इसमें सिलसिलेवार एक के बाद एक तरीके से सफलता पाने के मामले में यानी स्पीड के मामले में, सक्सेस की स्पीड में के मामले में, जिसको एक के बाद एक सफलता मिलती गई, इस मामले में पोस्टर बॉय चीन ही बना। ऐसा मॉडल तो कई देशों ने अपनाया था दोस्तों, चीन का मॉडल, जिसमें इकोनॉमी को नियंत्रित नहीं करना, मुक्त रखना है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी रखना है,
ये सब कुछ कई देशों ने अपनाया था, लेकिन फिर भी चाइना ही पोस्टर बॉय बना। मतलब चाइना का ही पोस्टर में चाइना ही छपा न्यूज़ के पोस्टरों में। तो इस तरह सिलसिलेवार उनको सफलता मिलती रही। अपनाया तो कई देशों ने इन पॉलिसीज को, जिसमें कम्युनिस्ट देश होते हुए भी अर्थव्यवस्था को मुक्त करना और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी अपनाना। तो चीन ने घरेलू अर्थव्यवस्था में क्रमिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी। एक के बाद एक सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी चीन ने घरेलू अर्थव्यवस्था में, यानी अपनी अर्थव्यवस्था में। अब दो अर्थव्यवस्थाएं होती है। दूसरी ये कि जो वर्ल्ड वाइड होती है, जिसमें पूरी दुनिया के मार्केट को टारगेट करके इकोनॉमिक सुधार किए जाते हैं। लेकिन अंदरूनी अर्थव्यवस्था यानी आंतरिक अर्थव्यवस्था में एक के बाद एक सुधार की प्रक्रिया शुरू की थी, न कि उसने बाजार के भरोसे छोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि बाजार की डिमांड क्या है और हम प्रोडक्ट बनाए, ऐसा नहीं किया था। उन्होंने बाजार के भरोसे ये सब कुछ सुधार नहीं किए थे। अंदर भी सुधार किए और दूसरे भी जो उनको लगा कि नहीं ये सुधार करना चाहिए तो वो भी किए। चीन अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पहले इस बात को तय किया कि कहाँ विदेशी निवेश लगाना है और कहाँ नहीं। मतलब चीन अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए पहले इस बात को तय किया कि हमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसे कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ये चीज़ें। तो चीन ने ये भी तय किया कि हमें हमारा बजट कैसे यूटिलाइज करना है। और बजट वाले वीडियो में मैंने बताया है कि अगर सरकार बजट को अच्छे से यूटिलाइज करती है तो देश में प्रगति आना, डेवलपमेंट होना तय है। तो चीन ने पहले ये तय किया कि हमें पैसे कहाँ लगाने हैं और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगाए। जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला था तो उन्होंने पानी, बिजली, फैक्ट्री चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड, जिसमें एक छोटी दूरी तय करके भी प्रोडक्ट कहीं पर भी भेजी जा सकती है, इसके लिए उन्होंने रोड नेटवर्क, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगाए। ये तय किया कि हमें पैसे कहाँ पर लगाने। जो हम आज बजट पर बातें करते हैं कि फ्यूल डीजल में पैसे कम करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लगभग मेरे अंदाजे से 25% लोग भारत के नागरिक जो ट्रांसपोर्टेशन से पैसे कमाते हैं। मतलब भारत में आपको पता है कि हर एक के पास गाड़ी नहीं है अपनी खुद की, इसलिए जो टैक्सियाँ चलाते हैं, फिर कई बार गुड्स कैरियर होते हैं ना, चीज़ें माल की हेरा फेरी करने वाले, वो तो इसलिए उन्होंने डीजल में पैसे कम नहीं किए, फ्यूल के भाव कम नहीं किए, ताकि वो जो 25% ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पैसे कमाते हैं उनको नुकसान न पहुंचे। इसलिए भारत सरकार ने डीजल पर और पेट्रोल फ्यूल पर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको कम नहीं किया है बजट में। गैजेट को कम किया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर उन्होंने किया, वो मैंने बात की है उस वीडियो में। तो चीन ने पहले तो ये तय किया कि हमें पैसे कहाँ पर लगाने हैं और कहाँ पर नहीं लगाने। अब डेंग जियाओपिंग ने कम्युनिस्ट समाजवादी राजनीतिक माहौल में ठोस बदलाव की नींव रखी थी। दोस्तों, जो डेंग जियाओपिंग थे, उन्होंने कम्युनिस्ट समाजवादी राजनीति जो चाइना की है उस माहौल में भी ठोस बदलाव लाए जा सकते हैं, और उसकी नींव 1978 में रखी थी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सोवियत आर्थिक मॉडल के कैंचुल को उतार फेंका और फिर चीन की अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को चीन की ज़रूरतों और ताना बाना के हिसाब से समाजवाद के साथ शुरू किया।
जो डेन जाओपिंग था, उन्होंने समाजवादी राजनीति के माहौल में ठोस बदलाव की नींव रखी थी 1978 में। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया था, तो सबसे पहले सोवियत आर्थिक मॉडल के केंचुल को उतार फेंका। यानी सोवियत रूस, रशिया, वो भी एक कम्युनिस्ट राजनीति है, तो उसका जो मॉडल चाइना पर प्रभुत्व रखता था उसको उतार फेंका, बदल दिया। और फिर चीन की अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया, मतलब इकोनॉमी को आधुनिक बनाना शुरू किया। और चीन की जरूरत और ताना बाना के हिसाब से समाजवाद के साथ शुरू किया था उन्होंने। ऐसा नहीं कि किसी की कॉपी करना, जो जरूरत है और जरूरी है और जो बदलाव लाने चाहिए वो शुरू किए। ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट राजनीति है तो फिर उसी तरह हमें बिहेव करना है, ऐसा नहीं था। उन्होंने इसकी नींव रखी 1978 में, जब वो पावर में आए तब। और इसके लिए उन्होंने जो सोवियत आर्थिक मॉडल था उनका, उसको बंद कर दिया और फिर चीन की अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण लाया और चीन की ज़रूरत और एडजस्टमेंट के हिसाब से उन्होंने आर्थिक मॉडल शुरू किया। एक चीनी लेखक है जिसका नाम है यूकोन हुआंग। उसने अपनी किताब में क्रैकिंग द चाइना कनंड्रम वाई कन्वेंशनल इकोनॉमिक विजडम इज रॉन्ग में लिखा है। ये मैंने किताब का नाम बोला जो यूकोन हुआंग ने लिखी है, जिसका नाम है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, क्रैकिंग द चाइना कनंड्रम। क्रैकिंग द चाइना कनंड्रम ये एक हिंदी या अंग्रेजी किताब है। क्रैकिंग द चाइना कनंड्रम वाई कन्वेंशनल इकोनॉमिक विजडम इज रॉन्ग में लिखा है। वाई कन्वेंशनल इकोनॉमिक विजडम इज रॉन्ग, मतलब क्यों कन्वेंशनल इकोनॉमिक विजडम है वो गलत है, इस किताब में लिखा है। तो उन्होंने लिखा कि डेंग जाओपिंग थे, वो न केवल एक महान सुधारक थे बल्कि वो बेसब्र भी थे। यानी सब्र रखने वाला व्यक्ति नहीं था डेवलपमेंट के मामले में, कि धीरज रखे, ऐसा नहीं है। स्पीड और स्केल-अप पर बिलीव करता था डेंग जाओपिंग। और डेंग जाओपिंग ने जो सामाजिक आर्थिक सुधार किया था उसकी मिसाल मानवीय इतिहास में नहीं मिलती है दोस्तों। जो डेंग जाओपिंग ने सामाजिक आर्थिक सुधार किया था, आर्थिक सुधार ही नहीं, सामाजिक आर्थिक सुधार, यानी समाज मतलब कोई हिंदू मुसलमान समाज नहीं, मानव समाज की जो आर्थिक सुधार होते हैं वो शुरू किया था, उसकी मिसाल मानवीय इतिहास में नहीं मिलती है दोस्तों। यानी इतना बेहतर उन्होंने किया था आर्थिक सुधार, सामाजिक आर्थिक सुधार किया था। और इतिहास में किसी ने इस प्रकार का, जिसमें कम्युनिज्म हो, कम्युनिस्ट राजनीति हो, और उसमें जैसा चाइना ने सुधार किए, ऐसे किसी कम्युनिस्ट राष्ट्र ने नहीं किए हैं। इसलिए मानवीय इतिहास में इसकी मिसाल नहीं मिलती है, वो किताब में लिखा गया है दोस्तों। और चीन की जीडीपी 1978 से 2016 के बीच 3230% बढ़ी, 3230% बढ़ी है। अब आप सोचेंगे कि फीसदी यानी परसेंटेज तो 100 तक ही होते हैं, आप तो ये सोचेंगे ना, ऐसा नहीं है। 100% मतलब 1 गुना, 200% मतलब 2 गुना, 1000% मतलब 10 गुना, 2000% मतलब 20 गुना, और 3000% 3220% मतलब 32 गुना बढ़ी है। 1978 से 2016 के बीच उनकी जीडीपी 32 गुना बढ़ी है, 32 टाइम्स। कितनी प्रगति, आप देखो, सोचो। तो इसी दौरान जब डांग ने सामाजिक आर्थिक सुधार किया तो उसकी मिसाल तो दोस्तों किसी देश में नहीं मिलती।
मानवीय इतिहास में। चीन की आर्थिक जीडीपी जो 1978 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1.8% की हिस्सेदारी थी, जो आज 20% की हिस्सेदारी चाइना रखता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। और इसके बीच 1978 से 2016 के बीच 32 गुना उनकी इकोनॉमी बढ़ी है दोस्तों। इसी दौरान 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया और उसको टूल्स की तरह यूज किया। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट था उनका, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की बात रखी उन्होंने, तो उसमें गरीबी रेखा से 80 करोड़ जितने लोग गरीबी रेखा से, आज के आंकड़े की बात करें तो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाए हैं दोस्तों उन्होंने, उनकी पॉलिसीज ने। और जिनपिंग के नेतृत्व में आज ये सब कुछ हो रहा है। आज चाइना कोई गरीब देश नहीं है दोस्तों। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया। और उसके लिए हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कहती थी, यहाँ पर रुमाल रख के गरीबी हटाओ। ऐसा वहां पर नहीं हुआ था। उन्होंने काम किया, काम में बिलीव किया और कर दिखाया। हमारे यहाँ तो गरीबी हटाओ ऐसे नारे बने जाते थे, नारे लगाए जाते थे। काम कोई कुछ नहीं कर रहा था, सरकार काम नहीं कर रही थी। और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए फैक्ट्रियां लगाई, जिसके कारण रोजगार मिलने लगा। एक छोटे से 20-22 साल के लड़के को भी रोजगार मिलने लगा। अब उसके पास पैसे आने लगे। अपने आप गरीबी मिटती जाएगी जब आदमी कमाने लगेगा तो। लेकिन जब अवसर मिलते हैं तब आदमी कमाता है ना। तो 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। जो डैन जाओपिंग ने जो फाउंडेशन रखी इकोनॉमी की, उसके जरिए डैन जाओपिंग से लेकर शी जिनपिंग तक आज 2025 चल रहा है, तो 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया इन पॉलिसीज के थ्रू। सामाजिक आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जो शुरू की उन्होंने, और पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन, क्रांति हो गई। और 38.5 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में शामिल हो गए। मतलब 80 करोड़ लोगों को तो गरीबी रेखा से बाहर लाया, लेकिन 40 करोड़ लोग तो मध्यम वर्ग में आ गए। कितने? 40 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में आ गए इन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई उसके कारण। और ये मानवीय इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। जो डैन जाओपिंग, फादर ऑफ आधुनिक चाइना का पितामह माना जाता है जिसे, उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था। और आज 80 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर है और 40 करोड़ लोग जो मध्यम वर्ग में स्थित है, और उनकी आबादी शायद 150 करोड़ लोगों की। तो आप लगाओ कितना अंदाजा हुआ, 80 प्लस 40 करोड़, 120 करोड़ लोग। ऐसा मानो कि 125 करोड़ लोग जितनी भारत की आबादी है ना, उतने लोग तो वहां पर अमीर है, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर है। ये उन्होंने कदम उठाए दोस्तों। और चीन का विदेशी व्यापार 17,500% बढ़ा है। 17,000, कितना? 17,000 दोस्तों, यानी 1,000 मतलब 10 गुना, और 100 1700 गुना, 1700 टाइम्स आगे बढ़ा है उनका विदेशी व्यापार। मतलब 17,500% बढ़ा है। और 2015 तक चीन विदेशी व्यापार में दुनिया की अगुआ बनकर सामने आया, नेता बनकर आया सामने 2015 में विदेश व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड में, जिसमें जब चाइना अमेरिका को टेक ओवर करने तक उस हद तक पहुंच गया, तो फिर ट्रंप को और अमेरिकन को जलन हुई
और उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया और ट्रेड वॉर जो 2019-20 में चला, फिर ट्रंप हार गया और जो बाइडेन आया, तो वो ट्रेड वॉर भी शुरू हो गया, जिसमें 17,500% बढ़ा उनका विदेशी व्यापार। और दुनिया में विदेशी व्यापार में दुनिया का एक लीडर बनकर उभरा। दुनिया में विदेशी व्यापार के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है चाइना। 1978 में जब डेन जाओपिंग पावर में आए, तब चीन ने पूरे साल जितने व्यापार किया था, अब तो उतना महज 2 दिनों में करता है। 1978 में जो पूरे साल में विदेश व्यापार होता था, फॉरेन ट्रेड होता था, वो तो चाइना अब 2 दिन में कर रहा है। कितनी बड़ी प्रगति दोस्तों। जब 1978 में जितना पूरे साल में व्यापार होता था, उतना तो 2 दिन में हो जाता है चाइना में। ये मुकाम हासिल किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साहसिक नेतृत्व के सहारे डेंग जाओपिंग ने चीन में सामाजिक आर्थिक बदलाव की तेज प्रक्रिया शुरू की। मैंने कहा ना कि वो बेसब्र इंसान था। उस किताब में भी उसने लिखा है कि जो डेंग जाओपिंग था वो बेसब्र इंसान था, सब्र नहीं रखता था, तेज, फटाफट मुझे चाहिए, फटाफट प्रगति चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो सामाजिक नेतृत्व में सीसीपी, उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सहारे डेंग ने चीन में सामाजिक आर्थिक बदलाव की तेज प्रक्रिया शुरू की। 1978 में जब पावर में आया, तब 1960 और 17 के दशक में कई झटकों के बाद डेंग माओ की शैली को लेकर सतर्क थे। जो 1960 का दशक था, तब माओ जेडोंग, जो बिल्कुल गुंडा था मेरे लिए, तो आप चाहे उनको बड़ा नेता मानते हो, जो शोषण करता था और पूरे के पूरे जो चाइना के किसान थे उन पर भी, उनकी ज़मीन पर भी हक जमा लिया था कि अब जो सारे के सारे खेत है वो चाइनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और आपको फोर्सफुली उनको काम करवाया गया चाइना में। तो 1960 और 17 जो 10 साल था, उस दशक में कई झटके लगे, जिसमें चाइना पूरा का पूरा बिखर रहा था, कुछ डेवलपमेंट कुछ नहीं था। तो उसके बाद डेंग जाओपिंग ने माओ की शैली को लेकर सतर्क थे। उस वक्त भी डेंग जाओपिंग तो थे, लेकिन माओ के खिलाफ जाता था, माओ जेडोंग के खिलाफ, उसको मार दिया जाता था। तो उन्होंने ऐसा सामंजस्य बिठाया जिसमें वो खुद की जो मौजूदगी होती है वो भी बनाए रखी। डेंग जाओपिंग को पब्लिकली और पर्सनली सपोर्ट करने की दिखावा भी किया और वो खुद बच गए, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा सिविल वॉर शुरू हो गया था चाइना में। और जो माओ जेडोंग के खिलाफ जाता था उनको मार दिया जाता था। सारे आम दोस्तों लड़ाइयाँ होती थी चाइना में 1960 से 17 तक, जो 10 साल थे वो उस दशक में। और इन झटकों के बाद माओ की जो शैली थी, शासन शैली, उसको लेकर सतर्क थे वो। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर डेंग जाओपिंग कुछ सिद्धांतों के साथ चलते थे। इंटरनेशनल संबंध होते हैं, 2 देशों के बीच रिलेशन होते हैं, उसको लेकर डेंग जाओपिंग कुछ सिद्धांत, अपने खुद के उसूल थे उनके, डेंग जाओपिंग के, और उन उसूलों के साथ वो काम करते थे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में वो खुद को लो प्रोफाइल रखते थे। मेरी तरह मैं भी लो प्रोफाइल रखता हूँ, ऐसा नहीं कि हाई फाई प्रोफाइल। अब पिछले वीडियो में तो चश्मे नहीं वो आए होंगे, लेकिन इसमें चश्मे आए हैं, यानी मुझे नंबर फंबर नहीं है आंखों के, लेकिन चश्मे मैंने इसलिए पहने हैं क्योंकि जब मैं की देता हूँ ना, आपको अगर देखना है तो पिछला वीडियो देखना, जिसमें आंखों में वो काले काले टिपके झबकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई भूत है जिसकी आंखों में जैसे कि डिजिटल आंखें हैं, ऐसा लग रहा है। इसलिए मैंने चश्मे लगाए और टोपी भी लगाता हूँ, वो मेरी मजबूरियाँ है। ऐसा नहीं कि मैं दिखावे के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है।
ये चश्मे लगाए तो इसमें ग्लास आ गया सामने, जिसके कारण आंखें, जिसमें जब की देता हूँ तो आंखों में चाहे कितना भी वो डिजिटलाइज आए, डिजिटल हो जाए, आपको नहीं दिखेगा, जिससे बुरा प्रभाव पड़ता है कि ये यार कैसी आंखें है। इसलिए लगाए चश्मे दोस्तों। सच बोल रहा हूँ, आप शायद कुछ भी सोचे। तो वो अपनी प्रोफाइल लो रखते थे, यानी बिल्कुल सादा सीधी सादी जिंदगी जीते थे, लेकिन दिमाग उनका तेज था दोस्तों। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री रहते थे, उनकी जब धोती फटती थी तो उसमें से जो कपड़ा बचता था ना, उसका रुमाल बना लेते थे। इतनी लो प्रोफाइल रखते थे। और उनके सिद्धांत थे इंटरनेशनल पॉलिसीज में और इंटरनेशनल रिलेशन में, उनके अपने सिद्धांत थे, जैसे मोदी के। मोदी सबको आ जाओ वेलकम करता है, सबके साथ गले मिलता है, उस तरह का था आदमी वो भी। तो डेंग जाओपिंग का ध्यान पूरी तरह से चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने पर था। एक व्यक्ति दोस्तों ऐसा आ जाता है ना, जैसे कि हमको मनमोहन सिंह मिला था, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल थोड़े चैलेंजेस थे, उसके कारण हम तेजी से ग्रोथ नहीं ले पाए। लेकिन डेंग जाओपिंग का ध्यान पूरी तरह से चीन की अर्थव्यवस्था को डेवलप करना, इस पर था। दूसरा सब कुछ जाए भाड़ में, बस डेवलपमेंट, इस पर ध्यान था उसका। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, उसमें सोशल साइंस के प्रोफेसर रहे एजरा वोजेल ने डेंग जाओपिंग की जीवनी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है डेंग जाओपिंग की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर है, नाम है उनका एजरा वोजेल। उन्होंने डेंग जाओपिंग की बायोग्राफी लिखी है। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि डेंग को ऐसा महान नेता बताया है जो हर तरह की उठापटक को रोक कर स्थायित्व लाने की क्षमता रखता था। उन्होंने डेंग को ऐसा महान नेता बताया है उस किताब में, अपनी प्रोफेसर ने, कि डेंग जाओपिंग था जो वो हर तरह की उठापटक को, यानी हर तरह की अनस्टेबिलिटी को रोककर स्टेबिलिटी लाने की क्षमता उसमें थी डेंग जाओपिंग के अंदर। चीन में जो आर्थिक कायापलट हुई, उससे न केवल चीनी नागरिकों के बीच आर्थिक संपन्नता आई, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता पर पकड़ और मजबूत हुई। ऐसा नहीं कि चीन की आर्थिक कायापलट से न केवल चीनी नागरिकों के बीच आर्थिक संपन्नता आई, यानी आर्थिक संपूर्णता, आर्थिक आजादी ही नहीं आई, लेकिन उनकी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी सत्ता देश पर और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ नागरिकों पर मजबूत हुई। और डेंग जाओपिंग के आर्थिक उदारीकरण को चीन में राजनीतिक उदारीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, साम्यवादी, वो कभी उदार नहीं होते हैं दोस्त। वो तो सिर्फ सत्ता के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन उन्होंने जो आर्थिक बदलाव किया, उदारीकरण लाया, यानी उदार खुलापन, वो चीन की राजनीतिक उदारीकरण भी कहा जाता है। अब शी जिनपिंग का समय है और उनके नए तेवर है। शी जिनपिंग के तेवर अलग है दोस्तों चाइना के लिए। और डेंग जाओपिंग अक्सर टू कैट थियरी को कोट किया करते थे। जब तक बिल्ली चूहे को पकड़ती है, बिल्ली होती है ना, वो जब तक चूहे को पकड़ती है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सफेद है या काली। यानी बिल्ली जब तक चूहे को पकड़ती है ना, टू कैट थियोरी इसको कहते हैं कि बिल्ली जब तक चूहे को पकड़ती है ना, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बिल्ली काली है या सफेद है। इसी की तर्ज पर शी जिनपिंग ने चीनी तेवर में औद्योगिक विकास का प्रस्ताव रखा। अब चीन का ये जो टू कैट थियोरी है, यानी दो बिल्ली वाली थियोरी, टू कैट मतलब बिल्ली और दो बिल्लियां, वो थियोरी को कोट किया करते थे।
जिसमें जब तक बिल्ली चूहे को पकड़ती है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काली है या सफेद, जिसमें चाइना आज इस कोटा पर चल रहा है, जिसमें वो बिल्ली की तरह शिकार को पकड़ती है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में, जिसमें पैसे देकर शिकार को अपने पिंजरे में पकड़ता है। और जब तक पकड़ता है मतलब जब तक अपनी मन मर्जी के मुताबिक किसी भी तरह से अपने देश के हितों के लिए दूसरों को लोन देकर अपनी जाल में फंसाता है और फंसाता ही रहता है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो देश अच्छा है या बुरा। तो इस तरह चीन भी ये कर रहा है, जिसमें वो बिल्लियों चूहे को पकड़ रहा है, छोटे छोटे देशों पर इन्वेस्टमेंट लगाकर उनको अपनी जाल में फंसा रहा है, फिर देश का कंट्रोल चाइना के पास आ जाता है। तो इस तरह चाइना एक बिल्ली है जो चूहों को पकड़ती है, और जब तक पकड़ती रहेगी तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन बुरा है या अच्छा है, बस उनका तो ग्रोथ हो रहा है ना, आगे देखा जाएगा। तो इसी की तर्ज पर ये जो टू कैट थ्योरी मैंने बताई, उसी की तर्ज पर शी जिनपिंग ने चीनी तेवर में, चीन का जो तेवर है उसमें औद्योगिक विकास का प्रस्ताव रखा। इसके लिए शी जिनपिंग ने टू बर्ड थियरी दी। अब ये दूसरी थियरी शी जिनपिंग ने दी, वो थी, उन्होंने डेन जाओपिंग ने दी थी टू कैट, उन्होंने दी टू बर्ड थियरी यानी दो पक्षियों वाली। 2014 में 12वीं नेशनल कांग्रेस को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा था 2014 में कि पिंजरे को खोलने की जरूरत है और उसमें बूढ़े पक्षियों को आखिरी साल सांस ले रहे औद्योगिक संस्थान को कैद करने की जरूरत है। यानी टू बर्ड थियरी 2014 में कांग्रेस को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा था कि पिंजरे को खोलने की ज़रूरत है और उसमें बूढ़े पक्षियों को कैद करने की ज़रूरत है। मतलब हमारी कंपनियां, हमारा टैलेंट हमारे पिंजरे में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि इंडिया से टैलेंट अमेरिका जाता है, इस तरह उन्होंने अपना टैलेंट कभी खोया नहीं, अपने ही पिंजरे में रखा है, अपने ही देश में रखा है। भारत सरकार ये नहीं कर पाई। तो शी जिनपिंग ने कहा था कि इसी प्रक्रिया के तहत चीन निर्वाण तक पहुंचेगा, निर्वाण तक पहुंचेगा चीन, इसी प्रक्रिया के जरिए, इसी पॉलिसीज के जरिए। इन निर्वाण की प्रक्रिया में शी जिनपिंग का जोर मौलिक तकनीक और पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास पर रहा। चीन में सब यह भी सवाल उठा रहे हैं कि कौन चीन दूसरा नायक बनेगा, चीन का दूसरा नायक कौन बनेगा, ये भी सवाल उठा रहे हैं चीन में। पिछले साल मार्च में नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा खत्म कर दी थी। इसके साथ ही जब चीन के राष्ट्रपति काल की समय सीमा खत्म कर दी थी, तो इसके साथ ही चीन में समाजवाद पर भी शी जिनपिंग थॉट की शुरुआत हुई, शी जिनपिंग के विचारों की शुरुआत हुई और इसे चीन का नया युग कहा जा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर जिस शख्स का नियंत्रण होता है, उसी का नियंत्रण वहां की सारी ताकतों पर होता है। शी जिनपिंग, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में अपने विरोधियों को पूरी तरह से बेदखल कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है अपने विरोधियों को। मतलब उनकी सत्ता पर अब कोई आंच नहीं आ सकती। और शी जिनपिंग ने सरकारी उद्योगों पर शिकंजा कसा है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, हमें भाजपा हो या कांग्रेस, स्टेबल गवर्नमेंट रखनी है। जब तक स्टेबल गवर्नमेंट, पूर्ण बहुमत सरकार रहेगी, देश बेशक डेवलपमेंट करता रहेगा। लेकिन जब राजनीति में उथल पुथल आती है तो फिर पूरा का पूरा देश कई साल पीछे चला जाता है। तो इस तरह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बना दी है और जब तक चाहे वो राष्ट्रपति रह सकते हैं, मतलब अपना विजन जमीन पर उतार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में क्या होता है, एक आदमी विजन लेकर 5 साल के लिए आता है,
तो उसे उम्मीद है कि मैं 5 साल के लिए ये करूँगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर उसका लाइफ टाइम विज़न होता है देश के लिए, और वो उसके लिए मेहनत करता है नेता, और उसका विज़न ज़मीन पर उतरता है। तो उन्होंने सबसे पहले शी जिनपिंग ने तो सरकारी उद्योगों पर शिकंजा कसा, जो सरकार चलाती है उद्योग, उन पर शिकंजा कसा। मिसाल के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ने नियंत्रण से सरकारी कंपनियों को दूर किया। नियंत्रण से यानी जब सरकार का नियंत्रण होता है किसी कंपनी पर, तो नियंत्रण से बाहर किया, दूर किया, और पूरी तरह से प्रबंधन के हाथों में यह जिम्मेदारी दी। यानी मैनेजमेंट होता है, जब सरकार चलाती है तो वो अलग है, लेकिन जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनको पूरी की पूरी आज़ादी दी, प्रबंधन के हाथों में यह जिम्मेवारी दी कंपनियों की, जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है वो। अब शी जिनपिंग के कार्यकाल में एनजीओ पर भी शिकंजा कसा गया। कई मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कई लोगों का मानना था कि शी जिनपिंग अपने पिता की तरह उदार तासीर के होंगे। उनका मानना था कि शी जिनपिंग उनके पिता भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, तो उनके पिता की तरह उदार तासीर के होंगे। शी जिनपिंग के पिता शी चोंगशुन उनके पिता का नाम है। वो 1978 में ग्वांगडोंग प्रांत के गवर्नर थे। ग्वांगडोंग प्रांत के गवर्नर थे उनके पिता। वो डेंग ज़ाओपिंग की आर्थिक क्रांति में नेतृत्व करते हुए भी दिखे थे। दिसंबर 2012 की शुरुआत में शी जिनपिंग ने पहला आधिकारिक दौरा ग्वांगडोंग में शेंजन का किया। शेंजन, जिसको सिलिकॉन वैली भी शायद कहा जाता है, टेक्नोलॉजी हब है, उसका दौरा किया था 2012 की शुरुआत में शी जिनपिंग ने। ग्वांगडोंग के गवर्नर थे उनके पिता, तो उनकी गवर्नेंस वाले राज्य में, प्रांत में शी जिनपिंग ने शेंजन का दौरा किया था 2012 की शुरुआत में। इस दौरे से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की थी कि डेंग ज़ाओपिंग से सुधारों में कोई रुकावट नहीं आएगी। यानी डेंग ज़ाओपिंग ने जो 1978 से सुधार शुरू किए थे उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, वो चलते रहेंगे बदलाव। पिछले 5 सालों में शी जिनपिंग ने ऐसा कर दिखाया है। ऐसा नहीं कि बोलता है वो, उन्होंने करके भी दिखाया है। और उदारीकरण की सीमा की बात करें तो चीन ने उदारीकरण के लिए, खुलेपन के लिए पूरा खाका तैयार किया था। चीन के नेताओं ने केंद्रीय नियंत्रण वाले नेतृत्व पर जोर दिया था। मतलब लोकल लेवल पर नहीं, केंद्रीय नियंत्रण मतलब नेशनल लेवल पर जो नियंत्रण, कंट्रोल होता है उस पर नेतृत्व पर जोर दिया। लेकिन लोकल सरकार, स्थानीय सरकार, निजी कंपनियां और विदेशी निवेशकों की, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, उनके बीच गजब सामंजस्य बिठाया शी जिनपिंग ने। लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनियां और विदेशी निवेशक, विदेशी इन्वेस्टर, इन तीनों के बीच, सरकार, कंपनी और इन्वेस्टर तीनों के बीच सामंजस्य बिठाया। और विदेशी निवेशकों को, यानी फॉरेन इन्वेस्टर को, चीन ने स्वायत्तता दी, आज़ादी दी। इन्वेस्टर को कहीं पर भी, किसी भी प्रकार का इन्वेंशन कहीं पर भी पैसे लगा सकते हैं, इसकी आज़ादी दी शी जिनपिंग ने। फॉरेन इन्वेस्टर को आकर्षित भी किया, आज़ादी भी दी, यानी मौके, अवसर दिए। अब पहले के नेताओं की कंपैरिजन में शी जिनपिंग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ज़्यादा जोर दिया। कितना? पब्लिक यानी सार्वजनिक, प्राइवेट यानी खानगी, और पार्टनरशिप। पब्लिक यानी पब्लिक कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, और इन सब के बीच पार्टनरशिप, इस पर जोर दिया। 2014
जब हमारे देश में मोदी सरकार आई, बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनी देश में, दिल्ली में, तो 2014 के बाद चीन में निजी निवेश बहुत तेजी से बढ़ा दोस्तों। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा। हमारे यहाँ तो कौन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा? विदेश से जो अमीर लोग आते हैं वो निवेश करेंगे, क्योंकि हमारे पास रोटी खाने के भी फाफे हैं, और हम निवेश की कहाँ पर बात करें। इसलिए 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने रोजगार की गारंटियां दी, सब कुछ गारंटियां दी और काम भी किया जितना हो सके उतना। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि बाधाएं भी आती है इन कामों में, सरकारी कामों में। इसलिए जो विजन रखता है नेता, उसको जमीन पर उतारना, वाकई जो जमीनी हकीकत है उस पर वाकई उतारना, ये थोड़ा कठिन होता है हमारे देश में। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे यहाँ, जटिल व्यवस्था है हमारी। ये मैं साफ तौर पर कहता हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलता हूँ तो फिर बोलना चाहिए, जो सच होता है वो बोलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, मैं उनकी तारीफ यहाँ पर करूँगा, बेशक तारीफ करता हूँ और उनको वोट भी देता हूँ, ये जाहिर में बोल देता हूँ मैं आपको, क्योंकि नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता इस देश में है ही नहीं। मैं तो ये मानता हूँ मोदी से बेहतर नेता इस देश में है ही नहीं, क्योंकि उसने मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये थ्योरी अपनाई। जैसे उन्होंने चाइनीज ने 2 कैट थ्योरी अपनाई, डेंग झाओपिंग ने, और शी जिनपिंग ने 2 बर्ड थ्योरी अपनाई। वो जो कुछ भी है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब जो ये व्यवस्था है, प्रशासन है, उसको इतना स्मार्ट बनाया जाए कि कम गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में अधिकारियों की संख्या भले ही कम, लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी अधिकारियों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन शासन तेज होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इस थ्योरी पर सरकार अपनी शुरू की, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें स्वराज मिला लेकिन सुराज्य नहीं मिला, यानी हमें आज़ादी मिली, अपना शासन मिला, लेकिन अच्छा शासन अब तक नहीं मिला, जिसके कारण देश जटिलताओं के कारण बहुत पीछे हो गया दोस्तों। जबकि चाइना में ऐसा नहीं था, क्योंकि चाइना में राजाशाही है और वहाँ पर एक ही नेता होता है और उसका लाइफ टाइम विजन होता है और उस पर काम होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, कुछ तय नहीं है मतलब हमारे देश में, क्योंकि 5 साल के लिए प्रधानमंत्री आता है तो वो सिर्फ इलेक्शन के लिए ही काम करता है, न कि जनता के लिए, न कि डेवलपमेंट के लिए। ये प्रॉब्लम है दोस्तों, जो बहुत बड़ी जटिलता है, जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन नाम का भी प्रस्ताव मोदी ने रखा था, मैं उससे सहमत हूँ, जिसमें एक ही दिन में सरपंच से लेकर गांव की जो स्वराज संस्थाएं होती है, पंचायतें, वहां से लेकर, तो शी जिनपिंग ने विदेशी यानी फॉरेन इन्वेस्टर को आज़ादी भी दी, और पहले के नेताओं की तुलना में, कंपैरिजन में, शी जिनपिंग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ज़्यादा जोर दिया। 2014 के बाद चीन में निजी निवेश बढ़ा। शी जिनपिंग ने व्यापार का दायरा पूरी दुनिया में बढ़ाया। ऐसा नहीं कि एक ही अपने ही देश में या कुछ छोटे मोटे देश में बिजनेस करना है, व्यापार का दायरा पूरी दुनिया में बढ़ाया शी जिनपिंग ने। 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव, उसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड नेटवर्क को एशिया, यूरोप, अफ्रीका से जोड़ना, ये बहुत बड़ी परियोजना है, और इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जरिए ये चाइना की एक डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी की योजना है, जिसके जरिए अफ्रीका, यूरोप और एशिया के सारे देशों को अपने कर्ज तले दबाना चाहता है। उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। हाल के दिनों में तो चीन की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि चीन की नीति साफ नहीं है, दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा अमेरिका भी प्रमोट कर रहा है बातों को, और सवाल उठ रहे हैं उनकी मंशा पर, क्योंकि विस्तारवादी व्यक्ति है शी जिनपिंग। तो मिसाल के तौर पर श्रीलंका चीन का कर्ज भुगतान करने में नाकाम रहा, मैंने आगे कहा उसी तरह, तो उसने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर सौंप देना पड़ा। पहले कहा ना कि जो चीन से कर्जा लेगा उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। जैसे हम ज़मींदारों से पहले के ज़माने में एक साधारण किसान कर्ज लेता था और फिर उसकी ज़मीन ज़मींदार के कब्जे में चली जाती थी, उसी तरह सीधी सादी भाषा में कहे तो उनसे जो देश कर्जा लेंगी वो इस जाल में फंस जाएंगे, और वो उनकी पॉलिसीज होती है, कभी भी वो बाहर नहीं आ पाते कर्ज से चुकाने में से। इस कड़ी में जिबूती, पाकिस्तान, किर्गिस्तान भी शामिल है। जिबूती, पाकिस्तान, जिसमें सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान ने चाइना से लोन लिया है। तो चीन विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा 2001 में बना था, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसने सदस्यता 2001 में ली थी। इसके बाद से चीन विदेशी व्यापार को सुगम बनाने के लिए 7000 नियमों को खत्म कर चुका है। 7000 नियमों को खत्म कर चुका है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड को, एक कम्युनिस्ट देश का नेता कैसे वर्ल्ड व्यापार को प्रमोट कर सकता है, लेकिन फिर भी कर रहा है। तो उसने 7000 नियमों को, जो नियम थे बिना मतलब के थे, वो खत्म कर दिया। 2011 की बात करें तो तब से चीन टैरिफ औसत 10% की कटौती कर चुका है टैरिफ में। तो ये था चाइना का 40 साल का डेवलपमेंट, जिसमें जो कुछ भी आपने सीखा और ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यानी पसंद आए तो लाइक करना। लाइक तब करता है आदमी जब उसको लाइक होता है, पसंद होता है। और अगर ये बात ऐसी लगी कि मेरे दोस्त को या ये किसी को शेयर करनी चाहिए तो शेयर करना। और ऐसा लगता है कि इनके सारे वीडियो देखने चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसा लगता है कि टाइम पर वीडियो देखना है, जब वो अपलोड करे तब, तो फिर बेल आइकन को प्रेस करना। और वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।